We'll go ahead with next question, question number 12. Actually, क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है. The additional kinetic energy to be provided to a satellite of mass m revolving around a planet of mass capital M to transfer it from circular orbit of radius r1 to another of radius r2 where r2 is greater than r1 is. हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है. इफ यू रिमेंबर एक क्वेश्चन था सेम टाइप, एवरीथिंग वाज सेम. नॉट एबल टू फाइंड इट, लेकिन हमने सॉल्व किया है. वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. देयर इज अ सैटेलाइट. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे क्या पूछा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक, ओके. तो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में या तो ये भी देख लो. 11 नंबर. A satellite of mass m is in circular orbit of radius 2re about the earth. The energy required to transfer it to a circular orbit of 4re. यहाँ पे एक सैटेलाइट था which is revolving at a distance of 2re from center of earth. इसको 4re डिस्टेंस पे लेके जाना है. तो एडिशनल एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है, तो आपने क्या किया, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल. ठीक, तो ये दिख रहा है आपको जी एम एम बाई टू 1/r नीचे माइनस 1/r फाइनल. अब वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू अ सैटेलाइट ऑफ मास m revolving around a planet of mass capital M to transfer it from circular orbit of r1 to another of r2 is. ये दोनों क्वेश्चन सेम है. ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली सेम. जी एम एम बाई टू 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल. ओके, डन. क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 13, ये भी हमने बहुत पहले सॉल्व करके रखा था. द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी इज. याद है? चलो, जिनको याद नहीं उनके लिए, व्हाट वाज काइनेटिक एनर्जी? जी m1 m2 बाय माइनस नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी 2r. ये है काइनेटिक एनर्जी. और अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी याद होगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. तो व्हाट यू कैन डू इज, आप काइनेटिक एनर्जी को या फिर आप पोटेंशियल एनर्जी को, इफ यू वांट, आप पोटेंशियल एनर्जी में ऐसा करो, ये माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r लिख लो और 2 को एडजस्ट कर लो. तो 2 को सिर्फ मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो ये जो जी एम एम बाई 2r एक गुण है काइनेटिक एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. आपको रेशियो किसका पूछा है, पोटेंशियल टू दैट ऑफ काइनेटिक. तो कितना आ गया, -2. ऑप्शन नंबर डी हो गया क्वेश्चन का. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. A planet orbits the sun in an elliptical path as shown in figure. So a planet which is orbiting sun in an elliptical path. Let dash and dash be the speed of planet when at perihelion and aphelion. Let Vp and Va be the speed of planet when at perihelion and when at aphelion. वो प्रिंट नहीं हुआ. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट. तो बेसिकली ऐसा है कि एक प्लैनेट है जो इलेप्टिकल ऑर्बिट में है अराउंड द सन. तो जब वो पेरीहेलियन पे था, मतलब जो उसका डिस्टेंस है फ्रॉम सन इट इज rp. और ये पेरीहेलियन पे जब आया तो उसका स्पीड हो गया vp. जब ये प्लैनेट एपहेलियन पे गया तो स्पीड हो गया va, डिस्टेंस है ra. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसा पूछा है. क्या करेंगे? एंगुलर मोशन में हमेशा एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट होता है. एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट होता है मतलब इनिशियल, मतलब एंगुलर मोमेंटम एट एनी पॉइंट इज सेम. तो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, which means angular momentum at aphelion and angular momentum at perihelion is same. What is angular momentum? mvr. तो mva इक्वल टू एम वी पी आर पी. एम हो गया कैंसल. तो वी ए आर ए इक्वल टू वी पी आर पी. तो देख लो अभी
व्हाट इज आरपी अपॉन आर ए? हाँ, तो यहां से आपको मिल गया आर पी बाय आर ए इक्वल टू वी ए अपॉन वीपी, वी ए अपॉन वीपी। ऑप्शन नंबर ए, खत्म, डन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। A geostationary satellite is orbiting is orbiting the Earth at a height 6 r above the surface of Earth, where r is radius of Earth. The time period of another satellite at a height of 2.5 r from the surface of Earth in hours is. तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है विच इज ऑर्बिटिंग एट अ हाइट, हाइट और ऑर्बिटल रेडियस दोनों में डिफरेंस है। हाइट सरफेस से मेजर होता है, तो हाइट कितना है 6 r, तो उसका सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया 7 r, राइट। और जियो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? 20 टाइम पीरियड इज 24 आवर। तो जो पहला सैटेलाइट था उसका टाइम पीरियड है 24 आवर। उसका जो ऑर्बिटल रेडियस है वो आप लिखोगे r प्लस h1, और h1 आपको दिया हुआ है 6 r, तो उसका ऑर्बिटल रेडियस हो गया 7 r। और जो दूसरा सैटेलाइट है उसका ऑर्बिटल रेडियस होगा r प्लस h2, और h2 आपको दिया हुआ है 2.5, तो r प्लस 2.5 r, तो 3.5 r, ये हो गया आपका r2। आपको दूसरे सैटेलाइट का टाइम पीरियड पूछा है, यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सैटेलाइट। तो यू डू यू रिमेंबर टाइम पीरियड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू 3/2, तो T2/T1 इक्वल टू R2/R1 रेज टू 3/2। ओके, तो T2/T1, T1 कितना था 24 आवर, R2 कितना है, R2 3.5 r, व्हाट इज R1 7 r, रेस टू क्या करोगे 3/2, तो ये हो गया आपका 1 और 2, करेक्ट, पक्का पक्का। तो ये जो 2 है, 2 रेस टू 3/2 मतलब 2 का क्यूब कितना 8, उसका रूट कितना 2√2, तो T2/24 इक्वल टू 1/2√2, तो 1 जा एंड 12 जा, तो T2 इक्वल टू 12/√2। 12 मतलब 6 इंटू 2, और 2 मतलब √2 इंटू √2 अपॉन √2, √2 कैंसिल हो गया, तो 6√2r, 6√2r, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोक है। Assuming that Earth and Mars move in circular orbits round the Sun, while the Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of Earth, the length of Martian year in days is option number B. अब ऐसा क्यों? Because I just told you, अभी हमने देखा टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r⁻³ तो 3/2 पावर एक ही जगह पे दिख रहा है, बात खत्म हो गई, एंड ऑफ द स्टोरी। फिर भी सॉल्व करना है आपको, कर लो सॉल्व। मार्शियन, मार्स का टाइम पीरियड अपॉन अर्थ का टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मार्स अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ मतलब ऑर्बिटल रेडियस की बात चल रही है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मार्स अपॉन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन तुमको क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मार्स, 1.52 टाइम्स ऑफ अर्थ, मतलब आर एम इज 1.52 टाइम्स ऑफ आर ई, तो आर एम बाई आर ई कितना हो गया 1.52, तो टाइम पीरियड of Mars upon Earth is 1.52 raised to 3/2। ये टाइम पीरियड ऑफ अर्थ वहां लेके जाता है, तो टाइम पीरियड ऑफ मार्स इज 1.52 रेज टू 3/2, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ 365 डेज, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी, डन। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, सीईटी लेवल के। हायर लेवल के क्वेश्चंस वी विल स्टार्ट वेरी सून। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। A research satellite of mass 200 kilogram
circles the earth in an orbit radius 3re/2 where re is the radius of earth. तो एक रिसर्च सैटेलाइट है जिसका मास 200 किलोग्राम है. इट सर्कल्स, मतलब इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 3re/2. Assuming the gravitational pull on a mass of 1 kg on Earth satellite to be 10 Newton, the pull on the satellite will be. देखो पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस इसमें कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है. आपको पहले सेंटेंस में क्या बोला कि 200 किलोग्राम का सैटेलाइट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अराउंड अर्थ विथ एन ऑर्बिट रेडियस ऑफ 3re/2. फिर क्या बोल दिया, हमारे पास एक 1 kg का मास है जो अर्थ के सरफेस पे है, उस पर ग्रेविटेशनल पुल कितना है, 10 न्यूटन का है. राइट, तो बताओ व्हाट इज द पुल ऑन द सैटेलाइट. सबसे पहले अभी इसके आगे पुल, पुल मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जो सरफेस पे ऑब्जेक्ट था, ऑन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस, एट द सरफेस, ग्रेविटेशनल पुल मतलब फोर्स, ये क्या होगा, जी कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर. g m1 m2 by r² होता है ना. तो g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 1 kg. तो मैंने क्या लिखा उसको 1, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, पुल की वैल्यू क्या दी हुई है 10. हाँ, तो ये क्या बन गया gm/r². ये तुम स्मॉल जी भी बोल सकते हो. तो नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन में आपको बताया होता है कि स्मॉल जी की वैल्यू 10 लेनी है. यहाँ घुमा फिरा के आपको बता दिया कि जी की वैल्यू 10 है. ओके, इसके बाद से याद रखना पुल का मतलब क्या होता है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी. राइट, सिर्फ इतना है. पुल का मतलब एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब होता है, जब टेस्ट मास इज 1 kg. अब आपको बोला है कि जो सैटेलाइट था उस पे पुल कितना है, तो सैटेलाइट का पुल निकाल लो. व्हाट इज फोर्स, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन अपॉन स्मॉल r². यहाँ पे केयरफुल रहना, 1 kg का ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे था, और जो सैटेलाइट है इट इज नॉट एट द सरफेस, इट इज एट 3re/2. तो स्मॉल r लिखना पड़ेगा वहां पे. तो ये आ जाएगा जी कैपिटल एम, व्हाट इज स्मॉल एम 200, एंड व्हाट इज दिस r 3r/2. इसका क्या करोगे स्क्वायर, कर लो स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 गया ऊपर इंटू 200 मतलब 800, और क्या बचा gm/r². ये जो gm/r² है इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10, 10 है ना. तो ये आ गया 800/9 इंटू 10, तो 8000/9. यू नो व्हाट इज 8/9, 8/9 पता है 0.889 या 0.89 के आसपास आता है वो. तो ये आ जाएगा 889 न्यूटन. ऑप्शन नंबर बी, एग्जैक्टली 889 आता है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन, a small planet is revolving around a very massive star in a circular orbit of radius r with a period of revolution t. एक small planet है which is revolving around a very massive star in circular orbit of radius capital R with a period of revolution capital T. If the gravitational force between the planet and the star were proportional to r raised to -5/2, then t would be proportional to. अभी इस क्वेश्चन के 3 वेरिएशन आते हैं, और तीनों वेरिएशन एक एक टाइप के एग्जाम में आया है एज फार एज आई रिमेम्बर. मतलब सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे क्या बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार प्रोपोर्शनल टू r raised to -5/2. एक एग्जाम में -3/2 आया था, और एक एग्जाम में शायद r raised to -n/2 ऐसा कुछ तो आया था. ओके राइट, तो पहले क्वेश्चन समझ लो कि बोला क्या है. एक स्मॉल प्लैनेट है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अ वेरी मैसिव स्टार इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल r with period of revolution capital T. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स प्लैनेट और स्टार के बीच में इट इज प्रोपोर्शनल टू r raised to -5/2, तो फिर टाइम पीरियड क्या होगा ऐसा पूछा है. तो पहले तो ये बताओ, नॉर्मली ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r raised to -2, क्योंकि gm1m2/r² लिखते हो तुम. तो नॉर्मली ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r raised to -2. इधर क्या बोला है -5/2, तो इस पर ध्यान देना. और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, तो कौन सा फोर्स नेसेसरी है, सेंट्रीपिटल.
यहाँ पे एक प्लैनेट एक स्टार के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो विच फोर्स इज रिक्वायर्ड? सेंट्रीपिटल। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये किसने प्रोवाइड कर दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mr ओमेगा स्क्वायर, राइट? करेक्ट। अब mr ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि मुझे टाइम पीरियड में इंटरेस्ट है। मैं mv² बाय r भी लिख सकता था। सिर्फ r कौन सा? r है कैपिटल R, क्योंकि उन्होंने कैपिटल R बोला है। इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स g m1 m2 मास ऑफ स्टार, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r स्क्वायर, नहीं r⁵ क्योंकि प्रोपोर्शनल -5/2 था, तो मैं डिनोमिनेटर में ले गया तो हो गया +5/2। कैंसल एंड कैंसल। ओमेगा² इक्वल टू जी कैपिटल M अपॉन r⁵5/2 इंटू r, ये r को शिफ्ट कर दिया। ओके, गुड। तो ओमेगा इक्वल टू √ऑफ gm/r⁵7/2, क्योंकि 5/2 + 1 इज 7/2। तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू जी और एम कांस्टेंट है, √r⁵7/2। तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁵7/2 का रूट, मतलब ⁵1/2, तो कितना हो गया? 7/4। तो r⁵7/4 ऐसा प्रोपोर्शनलिटी आएगा। आ गया बराबर? टाइम पीरियड है, हाँ, वेरी गुड। ये ओमेगा है 2π/t। तो 2π/t, क्योंकि ओमेगा, एक काम करते हैं ना, यहीं पे करेक्शन कर लेते हैं, बेटर ऑफ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ओमेगा है, ओमेगा होता है 2π/टाइम पीरियड। तो 2π/टाइम पीरियड इक्वल टू √ऑफ gm को अलग कर दिया और √ऑफ r⁵7/2 को अलग कर दिया, तो हो गया 2π और √gm कांस्टेंट है ना? तो t इज प्रोपोर्शनल टू √ऑफ r⁵7/2, मतलब r⁵7/4। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ऐसा बोला होता ग्रेविटेशनल फोर्स वेयर प्रोपोर्शनल टू r⁻³ तो आंसर क्या आता? तो ये 3/2 लिखते, +1 मतलब 5/2, तो यहाँ पे आता 5/4। अगला क्वेश्चन, द मास ऑफ मून इज 1/8 ऑफ अर्थ, मतलब मास ऑफ मून इज 1/8 ऑफ अर्थ, मतलब मास ऑफ मून बाय मास ऑफ अर्थ इज 1/8। बट द ग्रेविटेशनल पुल, मतलब एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, is 1/6 of Earth, मतलब G moon is GE/6। It is due to the fact that moon is a satellite of Earth। ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है। Moon is a satellite of Earth। Radius of Earth is 8/6 of moon। Radius of Earth is √of 8/6 of moon। Radius of moon is 6/8 of Earth। Radius of moon is 6/8 of Earth। इसका और इसका मतलब सेम है। Radius of Earth is 8/6 of moon, मतलब radius of moon is 6/8 of Earth। मतलब बचा एक। चलो ठीक है, फिर भी सॉल्व कैसे करते हैं बता देता हूँ मैं। तो मास ऑफ मून इज मास ऑफ अर्थ बाय 8, उसके बाद ग्रेविटेशनल पुल मतलब GM इज GE/6, ऐसा आपको बोला है, ठीक? ओके, व्हाट इज GM/r², बराबर? G इज कांस्टेंट, कैपिटल G इज कांस्टेंट। इसका मतलब स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज प्रोपोर्शनल टू m/r²। आपको पूछा किसका है? रेडियस का। तो एक काम करो, रेडियस² इज प्रोपोर्शनल टू m/g, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू √ऑफ m/g। तो यहां से तो क्लियर है कि रूट आने वाला है, तो रूट तो आ गया अपना। फिर रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू √ऑफ मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रूट ऑफ मास को और इनवर्स था जी को। तो GE/GM, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इज 1/8, और GE/GM इज 6।
तो 6/8 मतलब √3/4। शायद 6/8 ही दिया होगा आपको, 6/8 दिया है, 8/6 से मतलब बात तो वही आ गई, ठीक है। तो 6/8 मतलब बेसिकली ऐसा है कि रेडियस ऑफ अर्थ वहां लेके गए, 8/6 को यहाँ लेके आ गए रूट को, तो आ गया रेडियस ऑफ अर्थ इज √8/6 ऑफ मून। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी वेग्स 250 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक बॉडी है जिसका वेट अर्थ के सरफेस पे 250 न्यूटन का है। हाउ मच विल इट वेग हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर उसी ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ के अंदर लेके गया हाफ वे डाउन द डेप्थ इज r/2, रेडियस ऑफ अर्थ इज r, और हाफ वे डाउन मतलब आधा डिस्टेंस, तो r/2 डिस्टेंस पे लेके गए तो वेट कितना होगा। तो यू शुड रिमेंबर, ऑफ कोर्स यू नो, वेट इज प्रोपोर्शनल टू g। बराबर, क्लियर आता। तो एक काम करो, वेट एट डेप्थ पूछा है, तो वेट एट डेप्थ अपॉन वेट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी एट डेप्थ अपॉन जी एट सरफेस, और जी एट सरफेस को जी से डिनोट करते हो। बराबर, ज्यादा क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। व्हाट इज GD/G? याद है कि GD/G क्या था? 1 - D/R। तो ये हो गया वेट एट डेप्थ अपॉन वेट एट द सरफेस, ये 250 न्यूटन बता दिया है। 1 - D, मतलब हाफ वे डाउन द अर्थ, मतलब डी की वैल्यू हो गई r/2, है ना, हाफ वे डाउन, इट इज r/2। तो R हो गया कैंसल। तो वेट एट डेप्थ अपॉन 250 इक्वल टू 1 - 1/2। तो वेट एट डेप्थ अपॉन 250 इक्वल टू 1/2, मतलब बेसिकली वेट एट डेप्थ इज 125, क्योंकि 250/2 हो जाएगा, तो 125 न्यूटन आंसर आएगा, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन। और बॉडी वेग्स 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बॉडी है जिसका सरफेस ऑफ अर्थ पे 72 न्यूटन का वेट है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम है। पिछले क्वेश्चन में हाफ वे डाउन था, और यहाँ पे हाइट r/2 दिया है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। मतलब अप्रोच भी सेम है। वेट इज प्रोपोर्शनल टू g, मतलब वेट एट हाइट अपॉन वेट एट सरफेस इक्वल टू g हाइट अपॉन g। ठीक, ओके। अब से प्रॉब्लम क्या होता है कि GH/G के तुम्हारे पास दो फॉर्मूला है, एक r/r+h² और एक है 1 - 2h/r। यहाँ पे बोला है हाइट इज r/2, तो हाइट ज्यादा है, तो पहला फॉर्मूला यूज होगा। तो वेट एट हाइट अपॉन 32 बोला है ना, ये 72, तो ये 72 न्यूटन है फोर्स। ये आप करोगे r/r+h का स्क्वायर। तो वेट एट हाइट अपॉन 72, r/r+h, कितना है, r/2, r/2, ओके। तो वेट एट हाइट अपॉन 72 इक्वल टू r/3r/2 का स्क्वायर। r हो गया कैंसिल, 2 गया ऊपर, 4/9, तो ये हो जाएगा 4/9, 1 एंड 8 जा, तो 32 न्यूटन, 32 32 न्यूटन, 32, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो टू सिंपल क्वेश्चन। The acceleration due to gravity at the poles and at equator is Gp and G respectively. If the Earth is a sphere of radius re and rotating about its axis with angular speed प्रिंट नहीं हुआ है, ओमेगा, then Gp minus Ge is given by ऑप्शन नंबर डी। आपको याद होना चाहिए, acceleration due to gravity varies with latitude theta s, G minus r omega square cos square theta। लैटिट्यूड, जैसे तुम
हायर लैटिट्यूड पे जाओगे, व्हाट इज लैटिट्यूड, यू मस्ट रिमेम्बर दैट। हाँ, तो लैटिट्यूड्स आर बेसिकली सर्कल्स विच आर पैरेलल टू इक्वेटर, राइट। तो ये जी का वैल्यू चेंज होता है एज यू चेंज योर लैटिट्यूड। तो अगर मैं पोल्स की बात कर रहा हूँ, पोल्स की बात कर रहा हूँ, पोल्स पे थीटा की वैल्यू होती है 90, तो जी पे इक्वल टू जी। और इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू होती है 0, तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो जीई इक्वल टू जी, लेकिन जी खुद क्या है, जीपी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। जीई को वहां लेके जाओ, आर ओमेगा स्क्वायर को यहाँ लेके आओ, तो आपको मिल गया आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीपी माइनस जी। तो वही तो बताया है, आर ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और मैंने आपको शायद नहीं, 100% थ्योरी में बता दिया था कि ये क्वेश्चन आप सीईटी जेईई सेट पे भी देखोगे। द डिफरेंस बिटवीन एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स एंड एट इक्वेटर ऑफ अर्थ इज आर ओमेगा स्क्वायर। यही क्वेश्चन आपको न्यूमेरिक फॉर्म में भी आता है, न्यूमेरिक मतलब नंबर के टर्म्स में आता है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400, मतलब 6.4 × 10⁷ कि 6, 6। तो वहां पे तुम आर का वैल्यू डालोगे 6.4 × 10⁶, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 2 पाई बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज 24 आवर्स, मतलब 86,400। उसका भी वैल्यू हमने निकाल के रखा था, 10⁻⁻4 या -5 आता है वो। तो न्यूमेरिक फॉर्म में भी आता है, जहाँ पे आपको पूछा सेम है, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ नंबर है, तो वहां पे आर और ओमेगा की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन ना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशंस है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उससे आपको वो याद रहेगा। तो इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कोर्स वो जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, कैलकुलेशन बताने वाला हूँ आपको याद रखने के लिए, वो आगे भी काम में आएगा। अ सिंक्रोनस सैटेलाइट goes around earth once in every 24 hours. What is the radius of the orbit of synchronous satellite in terms of radius of earth? ठीक, तो एक सिंक्रोनस सैटेलाइट है, उसका आपको पूछा है ऑर्बिटल रेडियस, दैट इज द क्वेश्चन, डन। इन शॉर्ट इतना ही क्वेश्चन है। तो आपको याद है और होना चाहिए कि टाइम पीरियड स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाय, है ना, 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम का। हाँ, ओके, ओके, तो पक्का था ना ये, श्योर श्योर, 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम, दिस इज मास ऑफ अर्थ इंटू आर क्यूब, ऐसे आता है वो। हम्म, आपको क्या पूछा है, ऑर्बिटल रेडियस क्या पूछा है, आर। तो आर क्यूब क्या आ जाएगा यहाँ से, Gm/4 पाई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो आर क्या आ जाएगा, Gm/4 पाई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का 1/3 क्यूब रूट। अब पूछा आपको आर था, तो आर ही फाइंड करना है आपको। अब प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 दिया भी होगा, दिया भी है, इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 5.98 इंटू 10⁻24। हम लोग रफली रफली इसको 6 इंटू 10⁻24 लेते हैं। टी, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, अभी बताया मैंने, 86,400 सेकेंड्स में, 86,400। इसका क्या करोगे, इसका करेंगे स्क्वायर, इसका करेंगे हम लोग स्क्वायर, डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, और उसका भी कर लेंगे हम लोग क्यूब रूट। क्या करेंगे इसका, क्यूब रूट। बहुत बड़ा नंबर है ये, एक्सट्रीमली लार्ज, और उसके बाद फिर क्यूब रूट भी लेना है। तो फॉर अ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, वर्ड्स को अच्छे से सुन लो, फॉर अ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, मतलब जो मैं तुमको कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो स्ट्रिक्टली सिर्फ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है, राइट। ये पूरा कैलकुलेशन करके आ जाता है 4.2 × 10⁻⁷ मीटर।
सब सब पूरा करके 4.2 × 10⁷ ओके। अब याद रखना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, इतना करते नहीं बैठेंगे हम लोग। तो और आर की वैल्यू क्या होती है? 6.4 × 10⁶ मीटर होती है ना ये वैल्यू। आपको स्मॉल आर पूछा है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, क्वेश्चन यही था, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सिंक्रोनस सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ अर्थ रेडियस। तो देखो आंसर में क्या दिया, 2.4 आर ई, 3.6 आर ई, 4.8 आर ई एंड 6.6 आर ई। मतलब तुमको आंसर इन टर्म्स ऑफ आर चाहिए। हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू है, हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू है, काम करो दोनों को डिवाइड कर दो, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर कर दो, तो ये आ जाएगा 4.2 × 10⁶ अपॉन 6.4 × 10⁶। पहली बात तो ऊपर सिर्फ बचा 10, 10 बचा, 4.2/6.4, 6.6, 6.6 होता है वो, देख लो इफ यू वांट। 0.66 होता है बेसिकली, 4.2 डिवाइड बाय 6.4, 0.65, तो 0.656, 0.656, तो ये कितना हो गया 6.56। तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर आ गया 6.56, तो स्मॉल आर कितना आ गया 6.56 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर, मतलब 6.6 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, एंगुलर स्पीड फाइंड करने के लिए बोलते हैं वो कभी कभी, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, और तो रोटेशन टाइम होता है 24 आवर, 24 आवर को जब सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो बन जाता है 86,400, ये जब पूरा सॉल्व करते हो तो बन जाता है 7.3 × 10⁻⁵ है क्या ऑप्शन नंबर, रेडियन पर सेकेंड। डन। तो ये वैल्यू अभी तुम याद ही रख लो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग एनीथिंग हियर। अगला क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज 4.8 न्यूटन पर किलोग्राम। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वैसा ही होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? के क्यू बाय आर स्क्वायर, 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 तो ये क्या होगा जी एम बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड। ओके, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दिया है और आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दिया है और आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? सिंपल है ना, मैंने अभी तो बताया। एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगभग सेम है, तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? जी एम बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, आपको ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू कितनी दी है आपको? 4.8 न्यूटन पर किलोग्राम, ये दिया हुआ वैल्यू, और साथ में आपको आर की वैल्यू भी दी है, और आपको क्या पूछा है? पोटेंशियल। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? माइनस जी एम बाय एल, माइनस, माइनस, ये पूछा है। ठीक है, अब ये पूछा है तो मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ, मैं आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, बात खत्म। सिर्फ आर एडजस्ट कर लिया, तो आर एडजस्ट कर लिया, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस, ये कौन है? आई जी है, ये फील्ड इंटेंसिटी है, इनटू क्या है? आर है, माइनस आई जी की वैल्यू कितनी है? 4.8। रेडियस कितना है? 10,000 किलोमीटर था ना, 10,000 मतलब 10⁻⁴, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻3, तो कितना आ गया? कितना आ गया? -4.8 × 10⁻⁷। ठीक, और यूनिट कैसे निकालते हैं वो भी देख लो। ये किसमें था, इंटेंसिटी किसमें था? न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम, और साथ में डिस्टेंस है मीटर, तो न्यूटन मीटर पर किलोग्राम मतलब जूल पर किलोग्राम, तो जूल पर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। Mass m is divided into two parts, xm and 1 - xm. For a given separation,
द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू पीसेस बिकम्स मैक्सिमम एस। ये क्वेश्चन ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने 3 बार सॉल्व किया था, ग्रेविटेशन में 2 बार सॉल्व किया था, टोटल 5 बार हो गया। इज देयर एनीवन जिनको याद नहीं इसका सॉल्यूशन? याद नहीं तो बताना पड़ेगा मुझे मैथमेटिक्स। जिनको नहीं पता, चल मैं जेन्युइनली, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, वी विल स्पेंड 5 मिनट्स इन गोइंग थ्रू रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स। एनीवन जिसको इसका सॉल्यूशन पता ही नहीं है? ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, विल गो थ्रू इट अगेन। मास m, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, xm। तो ये जो xm है इसको मैं m1 बोल देता हूँ, और जो 1 माइनस xm है इसको मैं m2 बोल देता हूँ। चार्ज में भी सिमिलरली आएगा, x कैपिटल Q 1 माइनस x कैपिटल Q। और इस टाइप के क्वेश्चन को पूछने के 3 तरीके हैं, सेम क्वेश्चन बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट वे में पूछते हैं वो। आपको पूछे फॉर अ गिवन सेपरेशन, जब गिवन ये वर्ड यूज कर दिया हो मतलब सेपरेशन इज कांस्टेंट। सेपरेशन मतलब डिस्टेंस क्या हो गया? कांस्टेंट। ओके, तो फॉर अ गिवन सेपरेशन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू पीसेस बिकम्स मैक्सिमम इज। तो पहले तो तुम ये समझ लो, हमारे पास एक मास था कैपिटल M। इस मास के हमने कर दिए 2 पीसेस, एक बन गया M1 और दूसरा बन गया M2। ठीक, तो ये टोटल मास था आपके पास, ये था टोटल मास आपके पास कैपिटल M। इसके 2 पीसेस कर दिए, ये हो गया M1, ये हो गया M2, और इन दोनों को रख दिया एक फिक्स्ड सेपरेशन पे, एक फिक्स्ड सेपरेशन पे। फिक्स्ड सेपरेशन में जानबूझ के बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिक्स्ड सेपरेशन R। तो M1 प्लस M2 इज इक्वल टू कैपिटल M। ठीक, अब आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू या फिर इक्वल टू G m1 m2 बाय r²। मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे मैं वो लिखने नहीं वाला हूँ क्योंकि r कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनलिटी ऐसा आ गया। अब थोड़ा सा मैथ समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अगर मैं y वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करता हूं और मेरे पास अगर ग्राफ ऐसा आता है, या फिर मेरे पास अगर ग्राफ ऐसा आता है, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम बोला है, मिनिमम मैक्सिमम के लिए सेम होता है। हाँ, तो जहां पे मैक्सिमा है अगर वहां पे तुम स्लोप टैंजेंट ड्रॉ करते हो, टैंजेंट, उस टैंजेंट का स्लोप, या फिर जहां पे मिनिमा है वहां पे भी तुम टैंजेंट ड्रॉ करते हो, तो टैंजेंट का स्लोप होता है 0, बिकॉज व्हाट इज स्लोप? dy/dx। तो इसके लिए dy/dx क्या आता है? 0। क्या आता है यहाँ पे? dy/dx 0। तो स्लोप क्या आता है? 0। कहाँ पे आता है 0? फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे। ऐसा क्यों होता है? और वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, तो 0 ही बनता है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 एंड y1 की वैल्यू सेम है यहाँ पे। या फिर तुमको और अच्छे से पता होगा तो tan थीटा होता है स्लोप, थीटा इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, वो 0 है, tan 0 इज 0। है तो क्लियर? अब सिर्फ हम लोग करने क्या वाले हैं ना, हम लोग y एक्सिस पे फोर्स प्लॉट कर देंगे, यहाँ आएगा dF। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम ये हो गया, मेरे पास अभी एक ही एक्सिस खाली है और मेरे पास 2 वेरिएबल और है, एक है M1 और एक है M2। मेरे पास टोटल 3 वेरिएबल थे, एक्सिस 2 थे, उसमें से फोर्स ने एक एक्सिस ले लिया, अब बचा एक एक्सिस और कैंडिडेट 2 है, M1 M2। तो फिर क्या करते हैं ना, यहाँ से M2 को लिख देते हैं M माइनस M1। मतलब मैंने बेसिकली एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दिया, उसको दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लाया। तो F इक्वल टू G m1, M2 क्या हो गया? M माइनस M1/r², ऐसा आ गया। तो अब मेरे को पता है कि मेरे पास अब इक्वेशन ऐसा बना जिसमें वेरिएबल सिर्फ अभी फोर्स और M1 है। तो फोर्स तो मैंने पहले से y एक्सिस पे कर लिया था, अभी x एक्सिस पे क्या लिख रहा हूँ? M1। तो डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू M1 0 आएगा जब फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो डेरिवेटिव मतलब स्लोप, स्लोप होगा 0 फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, फिर डेरिवेटिव ले लो, लेट अस टेक डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू M1,
अब विथ रिस्पेक्ट टू m1 क्यों लिया? वो बाकी सब कॉन्स्टेंट्स है, तो r इज कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ले लोगे यहाँ पे फोर्स का विथ रिस्पेक्ट टू m1, g m1 कैपिटल M माइनस स्मॉल m1 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन ये क्या आने वाला है? जीरो। g और आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के बाहर गए, और ये आ गया आपका m1 इंटू कैपिटल M माइनस m1 स्क्वायर। ये जी बाय आर स्क्वायर यहाँ शिफ्ट करके कर दिया जीरो। फिर पहले टर्म का डेरिवेटिव जब लिया, तो पहले टर्म के डेरिवेटिव में कैपिटल एम कांस्टेंट है, टोटल मास कांस्टेंट है, टोटल मास तो कांस्टेंट रहेगा ना, डी एम वन बाई डी एम वन इज वन, माइनस एम वन स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया टू एम वन, तो यहाँ से तुमको मिल गया टू एम वन इक्वल टू एम, तो एम वन आपको मिल गया एम बाई टू। लेकिन आपको दिया क्या था? एम वन एक्स एम, तो कंपेयर कर लोगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? वन बाई टू, एक्स की वैल्यू आ गई वन बाई टू। ये मेथड वन था। मेथड टू इससे भी सिंपल है। मेथड टू इज जस्ट लॉजिक, जस्ट प्योर लॉजिक। अभी देखो हमको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टोटल मास को स्प्लिट कर लेता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास टोटल मास, लेट अस टेक 8 किलोग्राम, टोटल मास इज 8 किलोग्राम। ओके, तो मैं 8 किलोग्राम को कैसे फिट करूंगा? 1 7 2 6 3 5 4 4, फिर 5 3, फिर 6 2 7 1। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। फोर्स इज 7 12 15 16 15 12 7। तो मैक्सिमम आपको कहाँ दिख रहा है? जब दोनों मासेस इक्वल हो, और इक्वल होने के साथ साथ टोटल का हाफ हो। तो m1 की वैल्यू टोटल का हाफ था, m बाई टू था, और हमको m1 की वैल्यू क्या बोली थी? xm, तो कंपेयर करके x क्या मिल गया? हाफ। डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ अर्थ। So acceleration due to gravity on moon is 1/6 of acceleration due to gravity on earth. If the ratio of densities of earth, अभी density of earth बोला है और डिनोट किया है रो m से, इसको रो e बोलना चाहिए, एंड मून इज रो m is, तो डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है 5:3, डेंसिटी ऑफ अर्थ अपॉन डेंसिटी ऑफ मून इज 5/3। द रेडियस ऑफ मून rm इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ re is। सिंपल क्वेश्चन है वापस से। देखो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना होता है, बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम आता है कि समझ में नहीं आता। क्या बोला है? एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ अर्थ, मतलब तुमको स्मॉल जी का रिलेशन दे दिया, उसका डेंसिटी का रिलेशन दे दिया, और पूछा किसका रिलेशन है? रेडियस का, रेडियस का। मतलब तुमको जी रो और कैपिटल आर को कनेक्ट करना है। दैट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ थिंकिंग। आपको जी दिया है, आपको रो दिया है, रेशो दिया है मतलब, और आपको आर फाइंड करना है। तो इनको कनेक्ट कैसे करोगे? कैसे कनेक्ट करोगे? जी के फॉर्मूला से। व्हाट इज जी का फॉर्मूला? dm by r square. Do you have information about mass? No, you don't have. तो क्या लिखोगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर मैं दोनों को स्फीयर ट्रीट कर रहा हूं, तो डेंस वॉल्यूम क्या बन जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका कैंसल आउट। 4/4 पाई 3 जी, ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स है, तो स्मॉल जी इज प्रोपोर्शनल टू आर रो। आपको पूछा क्या था? आर, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू जी बाई रो। तो रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू जी मून अपॉन जी अर्थ, और इनवर्स है डेंसिटी, तो रो ई बाय रो एम। जी एम बाई जी ई 1/6, 1/6 है ना, बोला है ना 1/6, यस। रो ई बाय रो एम कितना है? 5/3, तो कितना हो गया? 5/18, तो आर एम इज 5/18 टाइम्स ऑफ आर ई। हो गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, खत्म हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जोक है, जोक।
A spherical planet far out in space has a mass m naught and diameter d naught. A particle of mass small m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity, which is equal to acceleration due to gravity is always equal to gm by r square. मास को बोल दिया इन्होंने m नॉट, और फिर आपको पता है व्हाट इज रेडियस इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर बाय 2, ऐसे ही होता है ना, हो गया। डायमीटर क्या हुआ था डी नॉट, तो जी क्या आ गया, ये 2 का स्क्वायर ऊपर जाके 4 g m0 बाय डी नॉट स्क्वायर, खत्म हो गया। ऑप्शन सी एकदम जोक क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, एब्सोल्युटली नो सब्सटेंस इन द क्वेश्चन, ऐसा ही है सब, चलो कोई बात नहीं। हम्म, ऐसा बोलते हैं ना, देयर इज एब्सोल्युटली नो सब्सटेंस, ये अमेरिकन ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है छोड़ो। एनीवेज आई एम नॉट एन अमेरिकन बाय द वे, दिल से इंडियन, हो गया। अगला क्वेश्चन, द मून्स रेडियस इज 1/4 दैट ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे अभी रेडियस ऑफ मून ही 1/4 ऑफ अर्थ बता दिया, एंड इट्स मास इज 1/80 टाइम्स ऑफ अर्थ बोल दिया। इफ जी रिप्रेजेंट्स एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन ऑन द सरफेस ऑफ मून इज, तो व्हाट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, ऐसा आपको पूछा है, बराबर आ गया क्वेश्चन समझ में। ओके, तो क्या ही करना है, g इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, तो g इज प्रोपोर्शनल टू m बाय आर स्क्वायर, हो गया। क्या फाइंड करना था तुमको, हाँ ओके ठीक, रेडियस और एरिया है, ठीक है। तो व्हाट इज जी एम बाय जी ई, क्या आएगा, मास ऑफ मून बाय मास ऑफ अर्थ, और इनवर्स आएगा रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ओके ठीक है। तो जी एम बाई जी ई, जी को जी बोला है उन्होंने, हाँ ये आ गया 1/80, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इज 1/80, सब क्वेश्चन बोला है। उसके बाद रेडियस ऑफ मून मतलब आर एम इज आर ई बाई 4, तो आर ई बाई आर एम इज 4, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16/80, मतलब हो जाएगा 1/5, तो जी एम आ जाएगा आपके पास g/5, g/5, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the radius of earth were to shrink by 1%, its mass remaining the same, the acceleration due to gravity on the surface of earth would, ऐसा है कि सडनली सडनली अर्थ का रेडियस श्रिंक हो गया, कम हो गया, लेकिन मास सेम रहा, मास चेंज नहीं हुआ, जी और एम कांस्टेंट है, मतलब पहली बात तो दिख रहा है तुमको कि रेडियस कम हुआ और रिलेशन इनवर्स है, तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, रेडियस कम हुआ तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, तो जहां पे भी रिमेन अनचेंज या डिक्रीज बोला है वो तो आंसर होगा नहीं। हाँ अभी अगर आपको चैप्टर नंबर 111 का याद है, तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटू 100, और ये 1% है, तो ये 2 इंटू 1% हो गया, तो 2% हो गया, लेकिन ये डिक्रीज हुआ है, तो ये इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज बाय 2%, ऑप्शन नंबर सी, डन, दैट्स इट फॉर टुडे।